नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ईरान से भारत लौटी हरियाणा की सानिया जेरा, फरीदाबाद के सेक्टर 23 की रहने वाली है सानिया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारत लौटी है सानिया। ईरान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, जो कि अब वापस लौट चुकी है। इजरायली हमले में सानिया के हॉस्टल की इमारत भी जमींदोज हुई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सानिया, जो कि फरीदाबाद की रहने वाली है, वो ईरान से भारत लौट चुकी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से उनकी अब भारत वापसी हो चुकी है। फरीदाबाद के सेक्टर 23 की वो रहने वाली है और ऑपरेशन सिंधु के तहत अब वो अपने वतन वापस पहुंच चुकी है। ईरान में एमबीबीएस की वो पढ़ाई कर रही थी और आपको ये भी बता दें कि इजरायली हमले में सानिया के हॉस्टल की इमारत भी जमींदोज हुई थी। तो अब इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है। वही हमारे फरीदाबाद से संवाददाता दीपक गौतम सानिया जहरा के साथ मौजूद है। ओवर टू यू दीपक। देखिए, बिल्कुल इजराइल और ईरान के बीच बेशक सीज फायर हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वहां के लोगों ने जो झेला है, वहां रहने वालों ने जो झेला है, वो किस तरह का था, उस समय लोगों के मन में क्या था, ये जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में भारत की एक नागरिक साइना भी वहां फंसी हुई थी। ईरान के तेहरान में ये मौजूद थी और एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी। हमारे साथ साइना मौजूद हैं, इनसे एक बार जाते हैं। क्या रहा, अब आप आ चुके हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो डर का माहौल था, मन में जो डर था, वो बहुत बड़े संकट से एक तरह से निकले आप। वो अभी भी है, रातों में वही ख्याल आते हैं, जैसे कुछ शोर होता है तो फिर वही लगता है एकदम से अटैक हो गया है। कल रात भी ऐसा ही हुआ था, जैसे भाई वीडियो देख रहा था, उसमें था यही अटैक का, तो मैं एकदम से सोते हुए से उठी हूँ कि अटैक हो गया, अटैक हो गया। मन में वो डर बैठा हुआ है। वो अभी भी है और वो शायद से काफी टाइम तक रहेगा इन आवाजों से। अगर मैं जानना चाहूँ, आप वहाँ थे, आपकी बिल्डिंग के आसपास भी बमबारी हो रही थी, तमाम स्थिति, अगर मैं आपकी नज़र से देखना चाहूँ तेहरान की उस घटना को, जब आप वहाँ फंसे हुए थे, क्योंकि देश के लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ जब लोग थे तो मन में क्या था, आपके मन में क्या था, क्या चल रहा था? जब हुआ था तब तो ये था कि अब तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, और उस टाइम 3:30 बजे हुआ था। उस टाइम सब अपने घर पे फोन कर रहे थे कि शायद ये लास्ट टाइम है, तो मैंने भी वही मतलब उस टाइम कॉल करी है मम्मी को, और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस ये था मैं रोए जा रही हूँ, और मम्मी की क्या हुआ क्या हुआ, मम्मी को ये डर था कि पता नहीं क्या हो गया। बस मैंने इतना बोला मम्मी अटैक हुआ, फिर वो भी परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा, वो भी रोने लगी थी, फिर समझा रही थी कुछ नहीं होगा, आराम से सांस लो सांस लो। पिताजी से भी बात हुई आपके? पिताजी ने किस तरह हौसला दिया? उनका भी बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे कि आ जाओगे, हम लोग एम्बेसी, मीडिया सबके कांटेक्ट में है। फिर जब मैं बहुत ज्यादा होती थी, नहीं अब तो मैं बचूंगी नहीं, अब तो मैं मर जाऊंगी, तो वो कहते हैं अगर शहादत भी मिलती है तो बहुत नसीब वाली बात है, अगर मुझे शहादत मिले तो फिर मैं भी शहादत लूंगा, और तुम्हें तो मिल रही है तो तुम लेना। मतलब जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, कब तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे ये वो, और उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं होता था, तो लास्ट में वो रोते रोते यही कहा करते थे। बड़ी बात कहते थे। और उस समय मन में क्या चल रहा होता था, किस तरह से हौसला मिलता था पिता की इस बात को सुनकर? ये था कि उस टाइम एम्बेसी हमारे कांटेक्ट में थी, मम्मी डैडी बहुत ज्यादा समझाते थे। उस टाइम वो समझाना काम नहीं आता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता था कि फैमिली तो है, कोई नहीं, उनसे बात हो गई है, कम से कम उन्हें थोड़ा सुकून है। चलिए, एम्बेसी पर भी मैं आऊंगा, लेकिन तब तक मैं ये जानना चाहूंगा कि 3:30 बजे आपने बताया, आप कौन सी जगह पर थे, लोकेशन क्या थी उस समय? घड़ी के 3:30 बजे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कर रहे थे आप, कहाँ पर बम गिरे? उस टाइम 3:30 हो रहा था और मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम बस 2 बजे ही कुछ सोए थे, और एक आधे घंटे के अंदर ही ये सब स्टार्ट हो जाता है। मेरी जो रूममेट की फ्रेंड है वो आती है एकदम से कि गेट खोलो गेट खोलो। उस टाइम ऐसा था कि कौन है, इस टाइम कौन ही आता है, सब सो रहे हैं। तो फिर उसके बाद आवाजें आ रही होती है, हम सब डर के नीचे जाते हैं, हम लिफ्ट यूज नहीं कर सकते थे, हम 5th फ्लोर पे रहते हैं, हम लोग सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, जब देखते हैं सब रो रहे हैं। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि हम नींद से उठे थे,
फिर जब समझ आया सब रो रहे हैं, फिर सब अपने घर पे कॉल कर रहे थे, तो मैंने भी वही किया, कॉल किया अपने घर पे। बहुत डर का था, ये तो था कि अब तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे सामने हो रहा था। तो फिर उस टाइम उनका हैक भी हो गया था डिफेंस सिस्टम, तो वहां पे धुआं निकल रहा था, आवाजें इतनी तेज आ रही थी, तो हम बहुत डरे हुए थे उस टाइम। वहीं आ रहा था मैं कि क्या दिखाई दे रहा था, आपने जब देखा आसपास का नजारा तो वहां क्या दिखाई दे रहा था? जब हमने ऊपर ही 5th फ्लोर से देखा तो वही धुआं दिख रहा था हम लोग को। फिर हमें नेक्स्ट डे पता चला कि कुछ लोग मरे भी थे पीछे, मतलब हमारे डॉम के थोड़े पीछे। बहुत वो था मुश्किल टाइम। अब आप नीचे उतर कर आए, उसके बाद क्या किया? मैं एक बार पूरा वो सिस्टम समझना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि देश के लोग ये जान पाएं कि जब ये हमला हुआ तब आप जिस स्थिति में थे, उसके बाद से किस तरह से बिल्डिंग से बाहर निकले या वहीं बेसमेंट में गए, वो सब कुछ। हम लोग पहले बिल्डिंग से ही बाहर आए थे, सब वहां इकट्ठे हुए थे। फिर उसके बाद हमें था अब हम कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आया था। और जब आवाजें बहुत तेज होती थी तो हम सब इकट्ठे होके बिल्डिंग के अंदर ही आ जाते थे, क्या पता बाहर ही गिर जाए। उस टाइम फिर हमारे जो डॉम के मैनेजर थे वो सब भी सोए हुए थे। फिर वो उठ के आए, वो हमें समझा रहे हैं, वहां पे लड़कियां चिल्ला रही हैं। फिर साथ में हमारा बॉयज डॉम था, वहां से चिल्लाने की आवाज आ रही है। हम लोग ऐसे थे कि बस हमें गेट खोलो और हम लोग बाहर जाएं। लेकिन हम लोग का ये था, ईरानियों का तो फिर भी था कि वो अपने घर चले जाएंगे, बट हमें था हम जाएंगे भी तो कहाँ ही जाएंगे, हमारे लिए वही सेफ जगह थी उस टाइम पे। बॉम्ब मिसाइल सब गिर रही थी आसपास, मतलब गिर नहीं रही थी। पहले दिन तो हमने बस दूर से देखा कि हाँ कहीं गिरी है, हमारे पास नहीं थी। लेकिन अगले दिन जो इंटरसेप्ट हो रहा था वो पूरा हमने देखा है आसमान के अंदर, जब वो इंटरसेप्ट हो रहा था। अच्छा, इसके बाद ये कितने दिन चला ये पूरा का पूरा प्रोसेस? ये तो अभी भी चल ही रहा है। अब सीज फायर है कि शायद से रुक जाए, अब ठीक हो जाए, लेकिन कल तक तो था यही माहौल। बिल्डिंग से बाहर आ पाए, बिल्डिंग से बाहर आने के बाद कहाँ संपर्क हुआ, कैसे संपर्क हुआ, किस तरह से वापसी की रूपरेखा बनी? उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। जब वो थोड़ा सा रुका था 5-6 बजे, तो हम लोग वापस ऊपर गए थे। फिर हमें ये था कि अब शायद से नहीं होगा, अगर होगा भी तो रात में होगा। तो हम बस थोड़ा सा लेटने के लिए ही गए थे। इतने में फिर से आवाज आती है, फिर हम नीचे जाते हैं। फिर उसके बाद 10 बजे तक थोड़ा शांत होता है, हम ऊपर आते हैं। फिर हमें ये था कि अब शायद नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो हम नीचे चले जाएंगे। और ये था कि शाम में ही होगा अब शायद, क्योंकि अब नहीं हो रहा है। तो हम लोग खाना वाना बना के फिर नीचे चले जाएंगे शाम से ही। लेकिन उन्होंने 6 बजे ही कुछ फिर से होने लगा था। बस मैं खाना बना ही रही थी, इतने में फिर से आवाजें आती हैं। फिर हम लोग नीचे चले जाते हैं, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ होता है। फिर ईरानी वहां पे बहुत हेल्पफुल थे उस टाइम पे, हमारे ऑफिशियल्स। वो हमें बार बार खाना ला के दे रहे थे, हमसे पूछ रहे थे। फिर एक ऑफिशियल तो ऐसा था कि तुम लोग परेशान हो रहे हो, मेरी बीवी भी वहीं तुमसे ऊपर जहाँ पे अटैक हो रहा है, जहाँ पे न्यूक्लियर साइट भी है, वहीं पे मैं रहता हूँ। और मेरी बीवी हो रही थी, मैं तो बोली चुप कर, ईद के पटाखे फूट रहे हैं और कुछ नहीं है। आपका पूरी तरह से मोटिवेशन किया जा रहा था, आपका हौसला बढ़ाया जा रहा था। जी, वहाँ पे बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, तो हमें थोड़ा वो हो रहा था कि जब ये नॉर्मल हो सकते तो हम क्यों नहीं। बट उनके लिए ये नॉर्मल था, क्योंकि उन्होंने पहले भी वॉर देख रखी है, हम लोग ने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था वो टाइम। अब आपके इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एंट्री होती है इंडियन एम्बेसी की। इंडियन एम्बेसी के टच में आप कैसे आए, किस तरह से आपकी बातचीत चली? जब सेकंड डे था तो उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर दिए थे हमें कि कुछ भी हो तो हमसे कांटेक्ट करना। उन्होंने ग्रुप बनाए थे टेलीग्राम के ऊपर। फिर उन्होंने हर यूनिवर्सिटी से 2-3 रिप्रेजेंटेटिव बनाए थे कि जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं था हर बच्चे के पास जाए और वो बोले। तो फिर ग्रुप थे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी हम लोग को कि हमें अब ऐसा करना है, वैसा करना है। कब पता चला कि अब यहाँ से निकलने का रास्ता क्लियर हो गया है, भारत सरकार ने इस कदम को उठाया है? पहले तो हमें था कि अब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब 2 दिन हुए थे। फिर तीसरे दिन उन्होंने एम्बेसी वालों ने खुद ने ही वो सब किया। फिर उसके बाद उन्होंने पहले सब बच्चों को कुंभ में इकट्ठा किया। जब हमें हुआ था कि अब पूरे ही ईरान से सब बच्चों को एक कुंभ में इकट्ठा कर रहे हैं, ऊपर से एम्बेसी ने बोला था अब आप हमारे अंडर में हो, तो हमें सुकून आ गया था। अगर हम इंडिया नहीं भी गए तो कम से कम एम्बेसी के अंडर में हम सेफ हैं यहाँ पर। फिर जब वहां पे उन्होंने 2 दिन, उन्हें टाइम लगा था, क्योंकि सब पूरे ईरान में से सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना था, तो 2 दिन लगे इस प्रोसेस में। फिर जब सब इकट्ठे हो गए तो हम सबको मशहद लेके गए, जिसमें हमें 14-15 आवर्स लगे थे, क्योंकि रूट वहां के ठीक नहीं था। हमें
जगह जगह से लेके जाए थे अंदर अंदर से। फिर उसके जब मशहद में लेके गए तो फर्स्ट डे नेक्स्ट डे कुछ बच्चों को लेके गए बाय बॉर्डर, बट वहां पे बॉर्डर इशू कुछ आया जिसकी वजह से हमें वापस लेके आए। फिर लेकिन नेक्स्ट डे ईरान ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अपना एयर स्पेस खोला। फिर तो जो उसकी 3rd फ्लाइट थी उसके अंदर मेरा नेम था, तो मैं आई। फ्लाइट में आपका नाम जब पता चला कि नाम आ गया है, अब घर वापसी होगी, तो मन में सबसे पहली बात क्या आई? कि फाइनली अब मैं इंडिया जाऊंगी, मम्मी से मिल पाऊंगी, डैडी से, उनको हक करूंगी, अब जिंदा बच जाएंगे हम लोग। और जब प्लेन में बैठकर भारत की धरती पर ये प्लेन उतरा तब? प्लेन में भी थोड़ा डर था कहीं फिर से कोई मिसाइल ना आ जाए इजराइल की, बट फिर जब इंडिया आ गए फिर वहां पे गवर्नमेंट मीडिया सब थी तो हमें सुकून था कि अब हम सेफ है एकदम, हम मम्मी डैडी से मिल सकते हैं। वहां पे हरियाणा की गवर्नमेंट भी हमें लेने के लिए आई थी, बट पास में था तो मम्मी डैडी खुद लेने आए थे मुझे। कि तो बाद में हरियाणा गवर्नमेंट की भी कॉल आई थी कि आप लोग कहाँ हैं, हम लोग आए हैं आपको लेने। वो लोग भी बहुत सपोर्ट किया, गवर्नमेंट, मीडिया, एम्बेसी ने, इरानियन गवर्नमेंट ने भी। किसको थैंक यू कहना चाहेंगे इन सब के लिए? मैं सबको बोलना चाहूंगी, मीडिया ने ही हमारी आवाज पहुंचाई है गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट, एम्बेसी जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। उन्होंने हमें 5 स्टार होटल्स में रखा, फ्लाइट बाय फ्लाइट, लाइक स्पेशली हम लोग के लिए फ्लाइट्स उन्होंने स्टार्ट करवाई, फिर बसेस, वो सब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया वहां पे। क्योंकि वहां की एक हमें लैंग्वेज बैरियर था, हम किसी के साथ जाके हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। अगर एम्बेसी नहीं होती तो शायद अब हम वहीं होते कहीं ना कहीं। अच्छा, जब घर आए, अभी तो प्लेटफॉर्म आपके एयरपोर्ट पर ही मम्मी पापा मिल गए थे, मम्मी पापा को जब देखा तो याद आया होगा 100% कि अब से कुछ दिन पहले मैं बात कर रही थी और पिताजी मुझे किस तरीके से समझा रहे थे। मिले तो मिलने के बाद खुशी के आंसू छलके? जी, मम्मी डैडी मैं सभी रो रहे थे वहां पे। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे सारे के सारे। अब घर आप आ चुके हैं, अगर उस दिन को, इन 2-3 दिनों को मैं आपकी नजर से एक बार देखना चाहूं, उस समय का माहौल क्या बताना चाहेंगे? मतलब जो हमने फेस किया है शायद मैं बता भी पाऊंगी तो आप लोग वो नहीं फील कर पाओगे जो हमने किया है, क्योंकि हमने अपनी मौत को इतने करीब से देखा है कि हमें ये था अब बस हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, अब तो हम मर ही गए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे आए, अब अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। बस यही दुआ है कि इजराइल ईरान में सब ठीक हो जाए, क्योंकि वहां पे भी लोग मर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन जो लोग वहीं बेचारे फंसे हुए हैं उनका क्या, उनके पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो ये डर कितने दिनों में लगता है आपको कि चला जाएगा और आप पूरी तरह से नॉर्मल हो पाएंगे? ये मुझे नहीं लगता है जल्दी जा पाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो छोटी छोटी आवाज पे ही डर के उठ जाती हूँ मैं, सोते हुए से उठ जाती हूँ, कुछ भी होता है तो डर जाते हैं, रोना आ जाता है, क्योंकि वही आवाजें कानों में अभी भी। कानों में वही आवाज है। एक चीज और मुझे बताएं कि आप एमबीबीएस की छात्रा हैं, एमबीबीएस के लिए अब आपका चूंकि अभी 2nd ईयर था आपका, तो अगर दोबारा आपको कंप्लीट करना पड़े तो ईरान जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 साल कर लिया है, फिर कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ऊपर से डैडी का सपना था कि बस उन्हें एमबीबीएस ही कराना है। ऊपर से इंडिया में आजकल एमबीबीएस एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना टफ बन चुका है, कट ऑफ इतनी हाई हो गई है, सीट्स इतनी कम है, बच्चे इतने ज्यादा है। मतलब मेरा बीच में ये था ईरान जाने से पहले कि मैं एमबीबीएस नहीं, मैं कुछ और कर लूंगी, बीडीएस, बीयूएमएस कुछ भी कर लूंगी। मम्मी का भी यही था लास्ट मोमेंट तक कि नहीं, मैं कहीं मतलब फॉरेन भेजना ही नहीं है, ईरान नहीं, कहीं भी नहीं भेजना है, मुझे अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना है। बट डैडी का ये था मुझे तो अपनी बेटी को डॉक्टर ही बनाना है, क्योंकि मतलब 2018 में मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, तो उस टाइम ये था कि बिल्कुल ना के चांसेस थे। बट मेरी जो बुआ है वो डॉक्टर है खुद, फिर उन्होंने खुद आके अपना पूरा चेकअप किया, वो किया, तो उस टाइम से डैडी को लगा था नहीं, एक फैमिली डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। अब एक बुआ तो बन चुकी है, अब उनका ये था कि अब मुझे डॉक्टर बनाना है, तो बस ये था कहीं ना कहीं से डॉक्टर बनाना है उन्हें। देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे अब, चूंकि देश के लोग भी ये चाहते थे कि जो हमारे देश के लोग फंसे हुए हैं ईरान में वो वापस आए? बस यही कि आप लोग का सपोर्ट था, दुआएं थी आप लोग की, तभी हम शायद यहाँ पे पहुंचे, नहीं तो उम्मीद तो हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ ही दी थी। वहां पे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, वो था, बस आप लोग की दुआएं थी। बस दुआ करें आगे भी जो अभी फंसे हुए हैं वो सारे बच्चे भी सारे वापस आ सके, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे बॉर्डर पे ही हैं और कुछ अभी तो ईरान में ही फंसे हुए हैं। अच्छा, आज से पहले जब आप इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पढ़ते होंगे, चूंकि आपने पढ़ाई की है,
तो आपने देखा होगा कि तमाम जगह पर लिखा जा रहा था कि भारत सरकार ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया, इतने नागरिकों को बचा के लाए। तब तक वो खबरें कैसी लगती थी, और अब जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है तो इसको कितना अपने साथ कोरिलेट कर पाते हैं? तब तक ये था हाँ ठीक है, होगी कुछ सिचुएशन, छोड़ो ना, हमें क्या करना है ये वो। लेकिन जब हमने खुद फेस करी है वो चीज, तब हमें समझ आया कि मतलब मौत को इतने करीब से देखकर हम लोग वापस आए हैं। इस तरह मतलब जैसा कि भारत आमतौर पर कहता रहा है कि हमारे देश का नागरिक किसी भी देश में हो, कहीं भी फंसा हुआ हो, उसको बचाने के लिए हम पूरी जान लगा देंगे। लगा आपको ऐसा होता हुआ? जी, वो प्रूफ हुआ। रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी वो प्रूफ हुआ, कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने यहाँ पे बच्चों को सेफली लाए। अब हम लोग को भी लाए और अभी भी ला ही रहे हैं। मतलब इस टाइम बहुत मुश्किल था, हमने तो सोचा भी नहीं था एयर स्पेस खुलेगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बात करी, वो करा, तो ईरान ने हम लोग के लिए स्पेशली अपना एयर स्पेस खोला है। जबकि उनके लिए वो खुद बहुत रिस्की था, लेकिन उन्होंने हम लोग के लिए खोला क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी वो करी थी। तो ये सायरा हैं, पूरी तरह से बता रही हैं कि किस तरीके से इनका रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उस समय किस स्थिति में ये मौजूद थी। देश के लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हैं, देश के लोगों को साफ तौर पर धन्यवाद दे रही हैं, जिनकी दुआओं के चलते वो लोग वो घर वापसी कर पाए, सुनिश्चित रूप से घर वापसी की है। और साथ ही साथ एक बात, हम लोग जब आमतौर पर खबर देखते हैं ना, तो खबर देखते में हम देखते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, किसी सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, भारत सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। तमाम तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन हम देखेंगे कि भारत सरकार ने हमेशा चलाए हैं, चाहे हम पुराने दौर की बात करें या नए दौर की बात करें। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन से जो लोग डायरेक्टली जिसमें जुड़ते हैं, जो लोग, वो ही इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि रेस्क्यू की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण होती है। रेस्क्यू किस तरह से लोगों को जो बिल्कुल अपनी जीने की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, उन्हें बचाने का काम करता है। और भारत सरकार जैसा कि आमतौर पर ये करती रही है, चाहे हम दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें जिसमें हजारों लोगों को बचाकर लाया गया था, चाहे हम फिलहाल के रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, तमाम तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन भारत सरकार आमतौर पर चलाती रही है। और इसी तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन सिंधु के रूप में चलाया गया। और इसकी जो बेनिफिशियरी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसकी एक बेनिफिशियरी साइना हमारे साथ थी, जिन्होंने बताया कि उस समय उनके मन में क्या था, परिवार के मन में क्या था, क्या चल रहा था, और अभी वो क्या महसूस कर रही हैं। वो डर जो है ना, बहुत आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन हम दुआ ये करेंगे कि तमाम लोग, उन्होंने भी यही दुआ की कि तमाम लोग जो फंसे हुए हैं ईरान में, वो तमाम लोग निकल कर आ पाएं, अपने यहाँ पहुंचे, अपने परिवार तक पहुंच पाएं, जिससे कम से कम उनका परिवार संतुष्ट हो सके। जी दीपक, जिस तरह से हरियाणा की सानिया जहरा ने अपनी आपबीती बताई, बिल्कुल दिल दहलाने वाली है। क्योंकि ये जो डर है जो वहां पर मौजूद होगा उस समय, वो ही उसको बखूबी समझ सकता है। अब ऑपरेशन सिंधु के तहत उनकी वापसी हो चुकी है और हम आशा करते हैं कि उनके मन से जल्द ये डर निकल जाए। फिलहाल के लिए आपका दीपक बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस एक्सक्लूसिव बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फरीदाबाद के सेक्टर 23 की रहने वाली है सानिया जहरा, जिनसे सूर्य समाचार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तेहरान में वो फंसी हुई थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी बिल्डिंग पर मिसाइलों से हमला हो रहा था, किस तरह से बम फटने की आवाजें आ रही थी, किस तरह से फिर वो इंडियन एम्बेसी के संपर्क में आई और अब भारत वापस लौट चुकी है।